बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे और हमारे इसके 2 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम लोग करने जा रहे हैं और ये बोर्ड्स के पेपर्स के लिहाज से नहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स है उसमें ये कहा गया है कि आप लोग ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करें और ये 2 मैट्रिसेस जो हैं ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब 2 मैट्रिसेस जो होते हैं वो इक्वल कब होते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हो वो सेम हो। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस सी यहाँ पे जीरो, ये बज़ाहिर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में इक्वल्स नहीं है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कह दिया गया कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल्स हैं तो इसलिए हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या है, इक्वल्स है। तो आए चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर है ए प्लस सी, ये फर्स्ट एंट्री है। तो यहाँ पर दूसरे मैट्रिक्स के अंदर आप लोग देखें तो वहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो बनती है वो 0 है। इसी तरह देखें तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी कॉलम में आप दूसरी एंट्री को देखें तो वो है C-1 और इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्री बन रही है वो हमारे पास है 3। तो आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। दूसरे कॉलम की तरफ चले तो यहाँ पर देखें तो A प्लस 2B और इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्री बन रही है वो हमारे पास बन रही है -7। इसी तरह आगे देखें तो 4D - 6 और इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है वो है 2D। इसको इक्वेशन को 1 2 है तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इन चारों इक्वेशनों को हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें C3 तो 1 यहाँ पर माइनस में है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर ये प्लस में हो गया और C = 4 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू जो थी वो आ गई है। तो अब यहाँ पर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पर लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 में से इसी को आप एज जैसे है एक दफ़ा ऐसे ही नीचे लिखे। तो यहाँ पर देखें कि C की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। तो यहाँ पे C की जगह हम लोग 4 पुट कर देंगे। तो जब ये 4 जो होगा इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह इक्वेशन 1 और 2 से हमने 2 वैल्यू जो थी वो गेट कर ली। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 की तरफ। हम लोग पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 4D है तो ये 2D राइट साइड पे प्लस हो रहा था, जब लेफ्ट साइड पे उसको भेजेंगे तो यहाँ आकर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये जो 6 है ये माइनस हो रहा था इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर ये प्लस हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 2D प्लस के बच गए, माइनस के 2D जो थे वो स्किप हो गए हैं। यहाँ पर 6 आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान करें तो ये 2 है ये D के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई तो इक्वल की दूसरी साइड पर हो गया डिवाइड। जब 2 6 में डिवाइड होगा तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। इस तरह से हमने 3 वैल्यू जो थी वो हासिल कर ली है। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 पर। अब यहाँ पे लिखे फ्रॉम 3। अब 3 को एज इट लिख ले जैसे कि वो है आपके पास A प्लस 2B और इक्वल में देखें तो आपके पास है -7। यहाँ पर थोड़ा सा इसके साथ ही यहाँ पे A = -4 है। आप A की जगह -4 पुट कर दें प्लस 2B = -7। अब थोड़ा सा अगर ध्यान किया जाए यहाँ पर तो ये 4 यहाँ पर माइनस हो रहा था इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस। ये 2B तो यहाँ पर -3। अब B के साथ ये 2 है ये क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई तो जब इस साइड पे भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट कर लिया। नहायत ही अहम क्वेश्चन है। अगली एक्सरसाइज से जाने से पहले हम लोग उसकी पहले से थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे जो अगली एक्सरसाइज में यूज़ हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करना है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो आपकी बुक के अंदर जो इस चैप्टर्स के अंदर जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताई गई हैं वो टोटल 12 टाइप्स हैं, 12 टाइप्स टोटल्स हैं जिनको मैंने ऑलरेडी नंबर वाइज आपके पास लिख लिया है। अब मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि आप लोग इनको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है रो मैट्रिक्स।
जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है, रो मैट्रिक्स, कतारी मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ये बुक्स के ऊपर ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी हुई हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे पेज नंबर 4 के ऊपर लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ, 1 2 3। तो ये देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो, ये रो, तो एक रो है, इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। इसके बाद देखिए कॉलम मैट्रिक्स, इसी को आप थोड़ा सा उलट कर लें कि इसमें कहा गया था कि सिर्फ एक रो हो, तो कॉलम मैट्रिक्स में होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। इसी रो को आप कॉलम फॉर्म में लिख लें, इसकी एग्जांपल बन जाएगी 1 2 3, तो ये कॉलम फॉर्म बन गई, तो ये इसकी क्या बन गई, एग्जांपल। आगे हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अरे बेटा याद रखना है कि एक ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रोज और जो कॉलम जो होते हैं, रोज और जो कॉलम्स हैं वो आपस में इक्वल्स ना हों, यानी रोज और कॉलम्स अगर आपस में इक्वल नहीं होंगे तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, रेक्टेंगुलर। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देखिए 1 2 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 2। इसमें 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, मतलब कि रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल नहीं है। या दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हो कि m इज़ नॉट इक्वल टू n। m जो होता है वो रोज़ की तादाद होती है और n जो होती है वो कॉलम्स की तादाद होती है, यानी m और n अगर आपस में इक्वल नहीं है इसका मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, रेक्टेंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स इसी का उलट है, यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल्स होगी। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल है वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसकी एग्जांपल लें तो देखिए, मैं अगर 1 2 3 4, इसमें 2 ही रोज़ हैं 2 ही कॉलम्स हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे मतलब हुआ कि m इज़ इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो स्क्वायर है। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो इक्वल टू ज़ीरो हो। जैसे कि देखिए इसकी एग्जांपल अगर देखें, मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ और उसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। आगे हमारे पास आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें देखिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसकी रोज़ को हम कॉलम्स में और कॉलम्स को अगर हम रोज़ में चेंज कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो उसका ट्रांसपोज है। एग्जांपल देखें, आप देखिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें 1 2 3 4 ये आपके पास इसकी एंट्रीज है। इसका जो ट्रांसपोज बनेगा, ट्रांसपोज के लिए आप इसके ऊपर टी लगाना होगा। इसकी जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स बना दें और कॉलम्स को क्या बना दें, रोज़। जैसे कि ये फर्स्ट रो है 1 2, तो ये पहला कॉलम बन गई, जो दूसरी रो थी उसको दूसरा कॉलम बना दें। यानी रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में तब्दील करने से हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हासिल होता है। इसके बाद है नेगेटिव मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो होगा वो एक दूसरे उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा तब होगा जब उसके साइन को चेंज कर दिया जाए। एक मैट्रिक्स है, उसके अगर साइंस को चेंज कर दें तो उसका क्या बन जाता है, नेगेटिव मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं अपनी तरफ से कोई एंट्रीज लिख लेता हूँ 3 4 6 5, ये मैंने अपनी तरफ से लिख ली। अब इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा इसका, यानी -a, इट मीन्स कि इसके साइन चेंज कर दें, -3 -4 -6 -5। अगर प्लस के साइन जो हैं तो वो माइनस में हो जाएंगे और अगर माइनस के हैं तो वो प्लस में हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें एक मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगा। और यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी जी आपने याद रखना है कि एक मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक होता है अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए। A matrix is a symmetric matrix if when we take its transpose then it's equal to A। यानी जिसका ट्रांसपोज लिया जाए वो अपने आप के अगर इक्वल आ गया है तो इसका मतलब ये होगा कि वो कौन सा मैट्रिक्स है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक से मिलती जुलती डेफिनेशन होगी, लेकिन एक चीज़ की चेंजिंग होगी कि एक कोई सा आपके पास ट्रांसपोज कोई सा मैट्रिक्स है और आप उसका ट्रांसपोज लेते हो, वो आता ए के ही इक्वल है, आता ए के इक्वल है, यहाँ पर डेफिनेशन होगी सिमेट्रिक की। अब स्क्यू सिमेट्रिक में फ़र्क क्या है कि इसके साथ यहाँ पर माइनस आएगा। सिमेट्रिक में ट्रांसपोज ले तो वो ए के इक्वल आता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में जब उसी किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लें तो उसके साथ बाहर क्या आ जाता है, माइनस, जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज में से कम जो एक एंट्रीज है वो सेम ना हो, यानी ज़ीरो ना हो। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इसकी एग्जांपल आपको दूँ तो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ, ये अब ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है? स्क्वायर में। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स का बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहली और लास्ट एंट्री है इन्हें हम लोग डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, और ये जो बाकी जो है वो नॉन डायगोनल एंट्रीज है। अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके लिए ज़रूरी शर्त ये है कि होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनका ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो? ज़ीरो। और जो डायगोनल एंट्रीज है उनमें से कम एक ज़ीरो ना हो, यानी यहाँ पे आप अगर ज़ीरो लगा दें फिर भी ये डायगोनल है, यहाँ पर आप 2 लगा दें फिर भी डायगोनल, यहाँ पे कोई सा नंबर लगा दें तो ये डायगोनल है। कम एक को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद चले तो स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स में देखें इसका और उसका डिफरेंस आपको यहाँ भी पता चल जाएगा। अब ये जो स्केलर मैट्रिक्स होता है ये हकीकत में होता है एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या होता है हकीकत में? क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? रियल में डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए ये जो यहाँ पे एंट्री है वही एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि डायगोनल एंट्रीज का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। आगे मेरे पास लास्ट आ गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हो, यूनिटी हो। जैसे कि देखिए इसकी एग्जांपल अगर हम लोग करें तो यहाँ पर ही चले देखते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये देखिए 1 0 0 1, तो ये भी एक तरह की ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की तरह बन जाता है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये 1 1 होनी ज़रूरी है। तो इसको फिर हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बाकी जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी उन सब का ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ज़ीरो नहीं होती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। इसके साथ एक बात और आपने याद रखनी है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आपने इसके लिए आई इसका सिंबल यूज़ करना। हाँ, इस तरह से हमारी जो थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वो सारी डिस्कस हो चुकी हैं। अगली एक्सरसाइज जब हमने स्टार्ट करनी है 1.2 तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो होगी, जो आज हमने 12 चीज़ें डिस्कस की, ये 12 की 12 उसमें अप्लाई होंगी। तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से याद करना है, तो इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज होगी वो आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं बनाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की खूब समझ आई होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।